आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक का जो इलॉन्गेशन स्टेप है उसके बारे में। ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक का इनिशिएशन फेज। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक चेक कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक का जो इलॉन्गेशन प्रोसेस है और जो यूकैरियोटिक का इलॉन्गेशन प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, वो सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पर है? फैक्टर्स में। जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है ये इलॉन्गेशन प्रोसेस में, उसमें डिफरेंस निकल के आता है। प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसलेशन का इलॉन्गेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन सा प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, जो इसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। वो जो प्रोटीन्स है उसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। एक हो गया EFTU, दूसरा EFG एंड तीसरा जो इलॉन्गेशन फैक्टर वो है EFTS। ये पूरा जो इलॉन्गेशन फैक्टर्स है इसके बारे में, ये कहाँ काम करेगा, इसका रोल क्या होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टेप वाइज, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये एक हो गया जो कंप्लीट जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम है 70S, उसमें ऑलरेडी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन आप देख पा रहे हो, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी बन चुका है, मतलब इलॉन्गेशन चल रहा है। ये एक बात आपको याद रखना है, जो पहला जो इनिशिएटर tRNA आएगा एमिनो एसिड को लेके, वो आता है P साइट में, पर उसके बाद का जो एमिनो एसिड आएगा वो कहां पर आएगा? A साइट में आएगा। तो ये यहां से ही इलॉन्गेशन प्रोसेस का स्टार्ट होगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये है जो लाल, ये रेड कलर का जो मार्क किया हुआ है, ये है एमिनो एसिड tRNA जो आके A साइड में बाइंड करेगा। पर ये जो एमिनो एसिड tRNA खुद ब खुद आके जो A साइट है उसमें आके नहीं बाइंड कर सकता, उसको लाना पड़ता है। उसको लाने में कौन हेल्प करता है? तो इलॉन्गेशन फैक्टर EFTU। EFTU खुद ब खुद नहीं आ सकता, ये भी इसको एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी सप्लाई कौन करता है? GTP। GTP, EFTU, GTP एमिनो एसिड tRNA को आके A साइड में बाइंड करवाता है। अभी हम पॉइंट वाइज देखते हैं एक चीज। इलॉन्गेशन फैक्टर EFTU GTP binds 3' end of the tRNA and carries at A site। tRNA का जो 3' end है उसमें आके EFTU बाइंड करता है एंड बाइंड करने के बाद वो EFTU GTP एमिनो एसिड tRNA को A साइड में लाता है। फिर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर स्टिमुलेट GTPase एक्टिविटी ऑफ EFTU। EFTU के पास ऑलरेडी GTPase एक्टिविटी है, पर वो खुद ब खुद उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, बाहर से उसको मदद चाहिए। वो मदद कौन करता है? फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर कहाँ पर है? तो लार्ज सब यूनिट पे आप देख रहे हो A साइट के नियर में फैक्टर बाइंडिंग सेंटर रहता है। ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर जो है स्टिमुलेट करता है EFTU का GTPase एक्टिविटी को। जब EFTU आके बाइंड कर चुका है A साइट पे, तब फैक्टर बाइंडिंग जो सेंटर है इसको स्टिमुलेट करेगा, GTPase एक्टिविटी को एक्टिव करेगा। फिर ये जो GTP है ये GTP पे कन्वर्ट होगा, EFTU GTP में कन्वर्ट होता है। Now EFTU interact with factor binding center when correct codon anticodon match is made at the A site। जब tRNA के पास क्या है? tRNA के पास है कोडोन, एंटीकोडोन्स, और mRNA के पास है कोडोन। जब करेक्ट कोडोन एंटीकोडोन मैच फॉर्म होगा, बेस पेयर ठीक ठाक होगा, तब जाके ये जो EFTU है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ बाइंड करेगा। जब ये मैच नहीं होगा, हम देखेंगे बाद में डायग्राम में, तब ये EFTU GTP फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। Now EFTU GTP has less affinity for amino acyl tRNA and is released from the ribosome। जब EFTU GTP से EFTU GTP में कन्वर्ट होता है, EFTU GTP का एमिनो एसिड tRNA के प्रति उसका एफिनिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर जाके वो क्या, वो डिसोसिएट कर जाता है, क्योंकि उसका EFTU का बेसिकली काम ही ये है, जो एमिनो एसिड tRNA है उसको लाके A साइड में बाइंड करवाना। एंड
करेक्ट एंटीकोडोन कोडोन एंटीकोडोन इंटरेक्शन को देखना है, जो ठीक ठाक मतलब मैच जो है कोडोन के साथ एंटीकोडोन का ठीक ठाक बेस पेयर हुआ है कि नहीं। अभी अगर उसका जो कोडोन मतलब टीआरएनए का जो एंटीकोडोन है एमआरएनए का जो प्रोटोन है उसमें मिसमैच हो गया है, ठीक से पेयर, अगर एंटीकोडोन का 3 बेस और जो कोडोन का 3 बेस पेयर जो होता है उसमें अगर एक भी मिसमैच पाया जाता है तो क्या होता है। तो ये बेसिकली हो गया इनकरेक्ट बाइंडिंग। एंटीकोडोन के साथ जब कोडोन के इनकरेक्ट बाइंडिंग होगा उस केस में क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर EF2 जो GTP है ये फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। कब? जब इनकरेक्ट बाइंडिंग होगा। इनकरेक्ट बाइंडिंग में क्या होता है, जो EF2 GTP है ये फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। जब फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ EF2 इंटरेक्ट नहीं करेगा तो इसका GTP में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर ये जो एमिनो एसिड tRNA है इसके साथ चिपका हुआ रहता है और क्या करता है, ये उसको हटा देता है, मतलब लेके चला जाता है, जो चलो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, एमिनो एसिड तुम यहाँ पे फिट नहीं बैठते हो, तो एमिनो एसिड tRNA को EF2 लेके बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली और फिर दूसरा जो करेक्ट एमिनो एसिड tRNA है फिर वो वहाँ पर जाके बाइंड करेगा। तो बेसिकली यही कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो EF2 का काम है। सो अब हम देखेंगे कि जो tRNA ऑलरेडी ए साइट में आ चुका है उसके साथ जो पी साइट का जो tRNA है उसका क्या इंटरेक्ट होगा, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर कौन सा एंजाइम इसको कंट्रोल करता है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो tRNA है पेप्टिडाइल tRNA, जैसे आप देख सकते हो ये tRNA पी साइट में बाइंड ऑलरेडी किया हुआ है। इसके साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ये जो tRNA उसको सर में पॉलीपेप्टाइड चेन लेके बैठा है, कहाँ पर, तो पी साइट में। अभी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है नया जो tRNA है वो एमिनो एसिड tRNA है, वो कहाँ बाइंड हुआ है, ऑलरेडी ये साइड में वो बाइंड कर चुका है। वो क्या लेके आया है, एमिनो एसिड, पर ये एमिनो एसिड को वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके साथ अटैच्ड होना है। कोई भी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल अगर कोई ग्रुप में अगर वो ऐड होना चाहता है तो उसको कुछ क्राइटेरिया, वो उसका कोई जान पहचान होना चाहिए, फिर ही वो जो ग्रुप है वो उस इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक यहाँ पर ही एमिनो एसिड तो एमिनो एसिड को लेके तो आया, पर ये एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें जो ट्रांसफर होगा उसमें एक एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर उसको हम rRNA भी कह सकते हैं, वो है 23S rRNA। ये 23S rRNA जो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये 23S rRNA क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको ही हम कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, एक्ट एज अ पेप्टिडाइल। 23S rRNA इन द लार्ज सब यूनिट एक्ट एज अ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो ये हो गया एंजाइम। अभी कैसे क्या होगा वो हम देख लेते हैं, मतलब कैसे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो देख लेते हैं। सो 23S rRNA in the large subunit act as a peptidyl transferase center। तो यही पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर जैसे काम करता है। 2'OH किसका 2'OH, तो पेप्टिडाइल tRNA के जो CCA इसका एडेनिन, मतलब CCA में जो 3'OH मतलब 2' जो OH है, ये जो पेप्टिडाइल tRNA का जो 2'OH है सुगर का, ये 2'OH डोनेट ए हाइड्रोजन टू द 3' ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2'OH है ये इसका हाइड्रोजन अभी इसके साथ बाइंड किया हुआ है, मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका हाइड्रोजन किसको डोनेट कर रहा है, तो 3' ग्रुप को, मतलब 3' ग्रुप को अभी जो हाइड्रोजन मिल गया। पर 3' ग्रुप को ये हाइड्रोजन देने के बाद जैसे आप देख सकते हो 3'OH हो गया। अभी 3'OH होने के बाद इसके पास तो कोई प्रोटॉन नहीं है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, तो अल्फा एमिनो ग्रुप यहाँ से जो नया एमिनो एसिड आ रहा है उसके पास से ये ले लेगा। तो दूसरे जो 3' ऑक्सीजन पेप्टाइड, ठीक है,
अल्फा एमिनो ग्रुप एट अ कार्बोनिक ग्रुप, ये हो गया क्या, अल्फा एमिनो ग्रुप। जो नया एमिनो एसिड आ रहा है ए साइट में, उसका एमिनो ग्रुप है अल्फा एमिनो ग्रुप। ये अल्फा एमिनो ग्रुप अटैक किसको कर रहा है, तो कार्बोनिल ग्रुप को ये अटैक कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप को अटैक कर रहा है। अटैक करने के साथ साथ डोनेट हाइड्रोजन टू द 2' ऑक्सीजन, ये इसका जो हाइड्रोजन आप देख सकते हो, ये 2' OH को दे दिया, क्योंकि 2' OH का जो हाइड्रोजन था वो तो 3' ले लिया। अभी इसको हाइड्रोजन कौन देगा, तो अल्फा एमिनो ग्रुप। इसी वजह से आप देख सकते हो जो पेप्टिडाइल टीआरएनए सर में लेके जो पॉलीपेप्टाइड चेन लेके था, वो अभी ये गवा बैठा, इसके पास कोई पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है। ये पॉलीपेप्टाइड जो पूरा चेन कौन लेके गया, ये जो एमिनो एसिड, नया जो एमिनो एसिड है, उसके साथ ये पूरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन आके बाइंड हो चुका है। ये एमिनो एसिड टीआरएनए है, ऑलरेडी ए साइड में बाइंड है, और इसका ये पार्ट जो देख सकते हो, ये नया एमिनो एसिड है। ये नया एमिनो एसिड के साथ ये पूरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन आके अटैच्ड हो गया, और यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है 23S RNA। ठीक यही जो प्रोसेस है, इसमें ही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्रांसफर हो जाता है ए साइड टीआरएनए के ऊपर, मतलब एमिनो ग्रुप में वो ट्रांसफर हो जाता है। फिर दूसरे बाद अभी हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में। फिर ये जो एमिनो एसिड टीआरएनए है, ये पी साइड में चला आएगा, ए साइड से पी साइड, और ये जो पेप्टिडाइल टीआरएनए, अभी इसके पास कोई पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, इसको हम कहते हैं डीएसाइलेटेड टीआरएनए। ये डीएसाइलेटेड अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसको हम ई साइड, मतलब जो एग्जिट साइड है राइबोसोम, उसमें भेजेंगे, एंड फाइनली वहां से इसको लात मार के भगा देंगे। ऑलरेडी हम जान चुके हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलरेडी पी साइड में बाइंड किया हुआ था, अभी जो नया टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आया, उसके साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है ट्रांसलोकेशन स्टेप। इस ट्रांसलोकेशन स्टेप को जो रेगुलेट करता है वो एक इंपॉर्टेंट इलोंगेशन फैक्टर है, वो है EFG। अभी ये EFG विद द हेल्प ऑफ GTP, ये पूरा जो ट्रांसलोकेशन स्टेप है, इसको कैसे कंट्रोल करता है वो अभी हम देखेंगे, डायग्रामेटिकली समझेंगे। सो पहले आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा P साइट। सो ये E, ये हो गया हमारा P, और ये हो गया A साइट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो टीआरएनए है, ये हो गया पी साइड टीआरएनए, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसफर होगा ए साइड टीआरएनए में, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। होने के बाद ये जो साइड है, इसको आप देख रहे हो, ये है फैक्टर बाइंडिंग साइड। ऑलरेडी इसका रोल हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो पहले हम पॉइंट वाइज इसको देखते हैं। सो पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्रांसफर्ड टू ए साइड टीआरएनए from P site and P site tRNA is deacylated. So polypeptide chain को ट्रांसफर कहाँ गया, P site tRNA से A site tRNA में ट्रांसफर किया गया है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड अभी जो ये P site tRNA है, इसको कहा जाता है deacylated tRNA। Next step, EFG GDP binds with factor binding site and it leads to hydrolysis of GDP to EFG GDP। सो अभी क्या है, EFG GDP। ये EFG GDP आके जो फैक्टर बाइंडिंग साइट है, उसके नियर में जाके ये बाइंड करेगा। फैक्टर बाइंडिंग साइट का रोल क्या है, GTPase, जो EFG का जो GTPase एक्टिविटी है, उसको स्टिमुलेट करता है। जब EFG का GTPase एक्टिविटी स्टिमुलेट होगा, तो EFG GDP कन्वर्ट होगा EFG GDP में, जब GDP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आता है, EFG GDP हैज डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन एंड बाइंड्स विथ डिकोडिंग सेंटर ऑफ स्मॉल सब यूनिट। अभी ये जो EFG GDP है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, EFG GDP कन्वर्ट होता है EFG GDP में, तो इसके अंदर एक कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज। जब ये कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, तो ये जाके जो ए साइड है, उसमें जाके ये बैठ जाता है। कन्फर्मेशन चेंज के दौरान ये जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम में, उसमें एक डिकोडिंग सेंटर है, उसके साथ जाके इसका इंटरेक्ट होगा, और पूरा जो ए साइड है उसको कैप्चर कर लेता है। फिर क्या होता है, ये GDP कैप्चर ए साइड सो दैट
A side tRNA transferred to the P side and P side tRNA transferred to the E side। फिर क्या आता है, जो tRNA A साइड में ऑलरेडी बाइंड किया हुआ था वो ट्रांसफर हो जाएगा P साइड में, और जो tRNA P साइड में था वो ट्रांसफर हो जाएगा E साइड में। मतलब डीएसाइलेटेड tRNA कहाँ आ गया, एग्जिट साइड में, वो आके अभी बैठ गया। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर एक चीज लिखना हम भूल गए थे, मतलब ये जो tRNA का ट्रांसलोकेशन के साथ साथ ट्रांसफर होने के साथ साथ mRNA का भी मूवमेंट होता है। मतलब mRNA भी मूव्स करता है कितना, तो 3 बेस पेयर, मतलब एक कोडोन। जब mRNA एक कोडोन मूवमेंट होगा या 3 बेस पेयर मूवमेंट होगा तो एक नया कोडोन एक्सपोज होगा। उस नया जो कोडोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नया कोडोन है इसमें फिर नया tRNA, जो अमीनो एसिड tRNA नया अमीनो एसिड को लेके आएगा और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका लेंथ इंक्रीज होगा। तो इसी तरह से ये जो पूरा साइकिल है ये चलता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं, ट्रांसलोकेशन इज इनिशिएटेड एट लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बिफोर स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पर एक चीज हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं क्योंकि फिर जो पूरा प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ट्रांसलोकेशन पहले जो राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है उसका पहले ही ट्रांसलोकेशन हो जाता है, बाद में ट्रांसलोकेशन होता है स्मॉल सब यूनिट का। सो पहले लार्ज सब यूनिट का ट्रांसलोकेशन हो गया, स्मॉल सब यूनिट का ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ, tRNA बीच में फंसा है, इसलिए उस स्टेट को कहा जाता है हाइब्रिड स्टेट। मतलब एक का तो मूवमेंट हो गया है, दूसरे का मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है हाइब्रिड स्टेट। इन दिस केस tRNA रिमेन इन हाइब्रिड स्टेट। tRNA कौन स्टेट में रहता है, उस केस में हाइब्रिड स्टेट में। अपना ट्रांसलोकेशन EFG GTP डिसोसिएट। ट्रांसलोकेशन होने के बाद जब ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो EFG जो GDP है वो रिमूव हो जाता है। उसके साथ साथ जो tRNA E साइड में आया है डीएसाइलेटेड tRNA, वो डीएसाइलेटेड tRNA के भी रिमूव हो जाता है। फिर आके नया जो अमीनो एसिड tRNA आएगा ए साइड में आके बाइंड करेगा। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, वो है ये जो पूरा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो बेसिकली एक ATP और 2 GTP का रिक्वायरमेंट होता है। एक ATP कहाँ लगता है, एक ATP लगता है जब एमिनो एसिड tRNA के साथ एसाइल बॉन्ड के द्वारा बाइंड होता है, तब वहां पे एक ATP खर्च होता है। दूसरा ATP लगता है EFTU, जब एमिनो एसिड tRNA को आके ए साइड में लेके आता है तब एक GTP लगता है, और एक GTP यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन स्टेप में एक GTP लगता है। तो टोटल 3 न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उसमें एक ATP और 2 GTP लगता है टोटल जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, ये तो हो गया इनडायरेक्टली 3 न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, पर डायरेक्टली अगर कहा जाता है तो डायरेक्टली सिर्फ 1 ATP ही ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि अमीनो एसिड के साथ tRNA का जो एसाइल बॉन्ड है वो वही बाद में ब्रेक होके ये इसके अंदर का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। अभी एक छोटा सा जो पार्ट रह गया था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जब EFTU का काम क्या है, नया अमीनो एसिड tRNA को लेके ए साइट में बाइंड करवाना। अभी EFTU जब उसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो EFTU GTP में कन्वर्ट होता है। पर यहाँ पर एक चीज है, जो EFTU GTP फिर से रिसाइकिल कैसे होगा, इसके साथ फिर से GTP आके कैसे बाइंड करेगा। दूसरी तरफ EFG जो GTP में जब कन्वर्ट होता है वो खुद ब खुद उसका जो एक्सचेंज कर सकता है GTP के साथ, पर EFTU ऐसा नहीं कर सकता। EFTU को बाहर से एक हेल्प चाहिए। ये जो GTP और GTP का जो एक्सचेंज है इसमें हेल्प कौन करता है, तो GTP एक्सचेंज फैक्टर वो है EFTS। ये ग्रीन जो देख रहे हैं इसका नाम है EFTS। ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सॉरी एलोंगेशन फैक्टर है। ये क्या करता है,
तो बेसिकली ये जो EF-TU GDP है, इस GDP को हटा के GDP बाइंड करवाने हेल्प करता है। जो नया EF-TU GDP है वो जाके जो नया tRNA है उसके साथ बाइंड करके जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस वो चला सकता है। तो कैसे होता है देख लेते हैं। तो अभी EF-TU हाल ही में निकला है राइबोसोम से। EF-TU के पास अभी क्या है, GDP है। EF-TS आके ये EF-TU के साथ बाइंड करके एक EF-TU, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होगा, वो है EF-TS कॉम्प्लेक्स। सो ये बेसिकली EF-TU और EF-TS कॉम्प्लेक्स है। अभी EF-TU कॉम्प्लेक्स के साथ ना कोई ना GDP बाइंड हुआ। अभी कौन आएगा, तो GDP आएगा। जब GDP आएगा तो EF-TS रिलीज हो जाएगा। EF-TS जब रिलीज हो जाता है तो आके EF-TU के साथ फिर से GDP आएगा, फिर ये जाके जो अमीनो एसिड tRNA उसके साथ बाइंड करेगा और ये अमीनो एसिड tRNA फिर ए साइड में जाके बाइंड कर पा सकता है। तो डायरेक्ट GDP आके EF-TU के साथ नहीं बाइंड कर सकता, या फिर जो GDP ऑलरेडी EF-TU को बाइंड किया ऑलरेडी है उसको ये खुद ब खुद रिलीज नहीं कर सकता। जब EF-TS आएगा तो ऑटोमेटिकली जो GDP है वो रिलीज हो जाएगा और अल्टीमेट GDP आके EF-TU के साथ बाइंड करेगा। ये क्या है, EF-TU GDP। सो ये पूरा प्रोसेस। थैंक यू।